नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 63वीं बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का आंसर यहाँ पे बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है अगर आप BPSC की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको BPSC से संबंधित वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपको इनका फ़ायदा उठाना है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल होते हैं। ऑप्शन है सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसे SiO2 से डिनोट किया जाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, ब्रोमीन होती है रंगहीन गैस, भूरी गैस, अत्यंत ज्वलनशील गैस, लाल द्रव्य। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाल द्रव्य। ब्रोमीन एक लाल द्रव्य है। सामान्य ताप और सामान्य दाब पर ब्रोमीन लाल द्रव्य होती है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। कौन सी गैस हैं जो वेल्डिंग करने में प्रयोग होती है? ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तीन का ये तीसरा जो प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन इसका प्रयोग होता है वेल्डिंग में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की, पारे की, लेड की, क्रोमियम की, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जस्ते की। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और फिर अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न। दृश्य स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्ध्य की सीमा है। तो यहाँ पर है 1300 एंगस्ट्रम से 3900 एंगस्ट्रम, 3900 से 7600, 7800 से 8200, 8500 से 9800। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पाँच का ऑप्शन बी, 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, छठा प्रश्न। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिस्मथेट या फिर सल्फोनेट। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, छठा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फोनेट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सल्फोनेट। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कहलाते हैं सल्फोनेट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, वह कौन सा तत्व है जो पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है मानव शरीर में? गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। सातवां का आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो पसीने के माध्यम से जो उत्सर्जित होने वाले तत्वों में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, ये सारे तत्व इसमें शामिल हैं। तो इस प्रकार इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। अगला प्रश्न है, नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? सोडियम सल्फेट, निकेल सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, आठवां का सही आंसर होगा कॉपर सल्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नीला थोथा रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट है। चलिए नौवां प्रश्न है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूक्लियस। या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों, परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और इस प्रकार परमाणु के केंद्र में स्थित प्रोटॉन और न्यूक्लियस दोनों धनावेशित होता है। तो इस प्रकार इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तित को कहते हैं? एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पन, उबलना। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो यहाँ पे जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन इसका सही आंसर है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां प्रश्न, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, कार्बोहाइड्रेट। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय नियंत्रित करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, सल्फाडाइजिन, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? गेहूं, जौ, चावल, मक्का, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों यहाँ पे चारों ऑप्शन जो गेहूं, जौ, चावल, मक्का, ये सभी मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम। तो इस प्रकार 14वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिनम सबसे भारी धातु है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14वां का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है लोहे और निकल की, लोहे और क्रोमियम की, तांबे और क्रोमियम की, लोहे और जस्ते की। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 15 का ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्टेनलेस स्टील वास्तव में लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। ये चारों का है, लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकेल, ये आपको याद रखना है। स्टेनलेस स्टील ये चारों का मिश्रण से बना होता है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है, आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस वास्तव में क्या है? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, जिप्सम, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा जिप्सम। जिप्सम को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस के भी नाम से जाना जाता है। तो 16वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 17वां प्रश्न है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? एल्केन, एल्किन, एल्कलाइन, आयनिक बॉन्ड, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा एल्किन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो एल्किन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, सिरके का रासायनिक नाम है? मेथनॉल, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल, एथिल एसीटेट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 18वें नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इज द राइट आंसर। चलिए 19वां प्रश्न है, कार के बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों यहाँ पर 19वें नंबर का सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। 20वां प्रश्न है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रकार 20वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाला गैस है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। चलिए अब 21वां प्रश्न पे चलते हैं। 21वां प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? हालांकि ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था, तो ये पहला शहर बना था, तो ये अभी करंट अफेयर्स नहीं रह गया है। तो ये इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन है बेंगलुरु, जयपुर, इंदौर या फिर मालदीव। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 21वां का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी नंबर, दीव, मालदीव। मालदीव 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद अबूज, ये 2018, ये सारे प्रश्न यहाँ जो है ये करंट अफेयर से संबंधित है।
चलिए मैं इसका भी आंसर आपको बता दूं। अब प्रश्न है, महमूद अबूजीद ने 2018 यूनेस्को गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार जीता है, वह किस देश से है? तो महमूद अबूजीद जो है, ऑप्शन है इजराइल, इराक, ईरान, मिस्र, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मिस्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। हालांकि ये 2018 में एग्जाम हुआ था, तो ये 2017 या 18 से ही संबंधित होगा। तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये सारे प्रश्न आएंगे। फिर अगला प्रश्न जो है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2018 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2018 भारत और, यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच हरिमो शक्ति का ये जो आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मलेशिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान के द्वारा दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार बोला जा सकता है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान के द्वारा दूसरा संस्करण लॉन्च किया था? गृह मंत्रालय, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया था। चलिए अगला प्रश्न है, गूगल इंडिया के सहयोग से किस केंद्रीय मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया पर 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी VR वीडियो लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने गूगल इंडिया के सहयोग से इनक्रेडिबल इंडिया पर 360 डिग्री यानी 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी वीडियो लॉन्च किया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातत्व सम्मेलन अर्कियोमेब्रा की मेजबानी किस शहर में ने किया? मुंबई, नई दिल्ली, इंदौर, सूरत, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा मुंबई। भारत में पहला जो सम्मेलन हुआ था राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातत्व सम्मेलन अर्कियोमेब्रा की मेजबानी मुंबई में किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक WPFI में भारत का रैंक क्या है? 136वां, 38वां, 135वां या फिर 137वां? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 138वां इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों मई में ये सूचकांक जारी किया गया था और इसमें 180 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि भारत का स्थान था 138वां। और ताज्जुब की बात यह है कि भारत पाकिस्तान से सिर्फ 1 अंक ऊपर है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्थान को पेटेंट और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष R&D संस्थान या संगठन की श्रेणी में 2018 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भाभा परमाणु अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कौन सा राज्य सर्वाधिक भिखारियों वाले राज्य की सूची में शीर्ष पर है? यानी किस राज्य में भिखारियों की संख्या सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पश्चिम बंगाल। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी एक आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक भिखारियों की संख्या पश्चिम बंगाल में है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, सूरत, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला पहला जिला बन गया ये भारत का, ये सूरत इसका सही आंसर है, ये गुजरात में है। चलिए 31वां प्रश्न है, सिडनी में 2011 ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप में पुरुषों के 35 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था?
तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है राजकुंवर सिंह, अनहाद जवांडा, बी साईनाथ, अनीस भानवाला। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अनीस भानवाला। दोस्तों इन्होंने 2018 में पुरुषों की 35 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कामरूप में गांव को विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी। असम सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ समझौता किया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई के साथ समझौता किया है कामरूप में गाँव को विकसित करने के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि असम। चलिए 33वां प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न क्या है? 33वां प्रश्न है किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरा हुआ आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरा हुआ आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? वन और जल, वन और ऊर्जा, वन और अस्थायी शहर, वन और जीवन। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वन और अस्थायी शहर। 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का ये थीम था, वन और अस्थायी शहर। तो अगला प्रश्न है गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू किया था? तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। बंगाल सरकार ने गरीब लड़कियों के विवाह के लिए रूपश्री योजना शुरू किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है नीति आयोग ने अटल न्यू चैलेंज लॉन्च किया है जिसके तहत अभिनव उत्पादों और समाधानों को कितनी राशि तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा? 2 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़ या 2.5 करोड़। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 करोड़ रुपये। अभिनव उत्पादों को और समाधानों को कितनी राशि अनुदान प्रदान करेगा? यह है ऑप्शन नंबर बी यानी 1 करोड़ रुपया। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु या फिर स्मृति ईरानी। या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सुरेश प्रभु। ये हमारे पूर्व रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु। इन्होंने ही ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के निम्नलिखित जिले में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इन चारों ये जो ऑप्शन है मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला नेपाल के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 43वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? महाबोधि विहार, नालंदा में बौद्ध मठ, विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल, शेरशाह सूरी का मकबरा। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों बिहार के 2 स्थलों को अब तक यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है। सबसे पहला जो है वो है महाबोधि मंदिर और फिर दूसरा जो है नालंदा स्थित स्मारक। ये दोनों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। महाबोधि विहार को 2002 ईस्वी में जबकि नालंदा बौद्ध विहार को इसको किया गया था 2016 ईस्वी में। ये दोनों यूनेस्को के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न यहाँ पे 44वां प्रश्न है। तो ये भी करंट अफेयर से संबंधित है। चलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। चलिए 45वें प्रश्न पे चलते हैं। 45वां प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर से, इसको मैं भी स्किप कर रहा हूँ। चलिए 48वां प्रश्न, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 48वां नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन यह है बिहार में।
तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए 49वां प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर से संबंधित है, ये मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 51 नंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सिंधु सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 51 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पक्की ईंट से बना इमारत। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 51 का ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का, सिकंदर का, डेरियस का या फिर यूनानियों का, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेल्यूकस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचयन, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 53 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित मैंने एक वीडियो नोट्स बनाया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ पे मैंने बौद्ध और जैन धर्म से सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को उस वीडियो में शामिल किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, वो मैंने काफ़ी डिटेल में वहाँ पर बताने का प्रयास किया है। वो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, तो प्लीज़ एक बार जरूर वो वीडियो देखें। चलिए अगला प्रश्न है, 55वां प्रश्न, अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे जो 55 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, ये जो चारों इसका ये हो जाएगा, यहाँ पे ए बी सी डी ये चारों इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार 55 का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 56वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? किसमें किया गया है? ऑप्शन है आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, और फिर यहाँ पर है पुराणों में, या फिर मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे प्रश्न एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से किसमें उल्लेख है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 56वां का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मौर्य साम्राज्य को 7 वर्गों में बांटा गया है, ये मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज ने ही अपनी पुस्तक इंडिका में इस बात का उल्लेख किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 57वां प्रश्न, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, श्रीगुप्त, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों यहाँ पर 57 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान ने भारत की यात्रा किया था। तो चलिए अगला प्रश्न है, चौल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, तमिल संस्कृति की उन्नति, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा, क्योंकि चोल काल जो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये चारों यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। चौल काल ये चारों के लिए प्रसिद्ध था, ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट राजवंश, श्रीलंका के साथ व्यापार और फिर तमिल संस्कृति की उन्नति, ये सब के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडप, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 59 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोपुरम।
गोपुरम इसका करेक्ट आंसर है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहा जाता है। 60वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ौदा। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है हम्पी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को सजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 61 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बलबन। इस प्रश्न का सही आंसर है बलबन। वह पहला मुस्लिम शासक था जिन्होंने शासन के सिद्धांत को सजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। कौन थे वे बलबन थे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या फिर 15वीं शताब्दी। या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर है 12वीं शताब्दी। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी के से प्रारंभ हुआ था। और विश्व में सबसे पहले कागज कहाँ छपा था? ये चीन में छपा था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? चलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन है, प्रश्न है यूरोपीय चित्रकारी का प्रयोग किसके दरबार में हुआ था? और यहाँ पर आपका ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अकबर। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किसके शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या फिर हुमायूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर। अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। 64वां नंबर अब प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? सिंध, ग्वालियर, अवध, सतारा। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर 65वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्वालियर। अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में ग्वालियर देशी रियासत जो था उसको नहीं मिलाया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्वालियर। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कसौटी, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि सत्याग्रह गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था। ये जो चार ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ इसमें से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर गांधी जी का जो उद्देश्य था ये चारों था। ऑप्शन नंबर यहाँ जो ए से लेकर डी तक है ये नमक सत्याग्रह का ये चारों उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? असम, केरल, पंजाब, बंगाल। तो उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे जो 67 का जो आंसर होगा वो होगा केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। 67 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विदेशी आंदोलन किस दौरान शुरू हुआ था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह, असहयोग आंदोलन। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन उसी के दौरान हुआ था भारत में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929, 1930, 1931, 1932। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 1929। 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? यहाँ पर आपका ऑप्शन है किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? भारत सरकार अधिनियम 1935, अधिनियम 1919, अधिनियम 1909 और अधिनियम 1947। या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो 70 का आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
भारत सरकार अधिनियम 1935, इसी के तहत बिहार राज्य का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GV राव कमेटी या फिर सरकारिया आयोग? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा 71 का यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने ही ये सिफारिश की थी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव? उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। ऑप्शन नंबर डी जो है ये स्थानीय स्वशासन के अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर इस प्रश्न का 73 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य सूची। पंचायती राज्य प्रणाली किस सूची में? यह है राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। किस राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों की 50% आरक्षण को वैध किया है? ऑप्शन को आपको यहाँ पे ध्यान देना है, केवल 3, केवल 2 और 3, 2, 3 एवं 4, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे जो 74 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3, 4। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये चारों राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैलिड किया है, यानी कि वैध किया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में, निम्नलिखित में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों यहाँ पे जो 75 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 76वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय, एकात्मक, संसदीय? प्रकृति में संघीय किंतु भावनाओं में एकात्मक। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ 76 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल? उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, क्योंकि किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होता है और राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 78 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा? उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 79 का ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और लोकसभा दोनों के प्रति जवाबदेह होता है। तो इस प्रकार इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि एक से अधिक। अगला प्रश्न है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों संसद जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर बनता है। और फिर अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है 30 वर्ष और वहीं पर लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम सीमा है 25 वर्ष। तो इस प्रकार इसका सही जो आंसर होगा वो होगा एक से अधिक, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 70 वर्ष? तो यहाँ पे इसका या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा है 65 वर्ष। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार के उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? भारत का महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 82 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मंत्रिमंडल सचिव। ये नागरिक सेवा का उच्च अधिकारी होता है, ऑप्शन नंबर बी मंत्रिमंडल सचिव। चलिए 83, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर या फिर ऑप्शन यहाँ भी है, यहाँ पे देखिए असंगठित क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों 83 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर का बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंपीरियल बैंक, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है 32%, 35%, 40% या फिर 42%। तो इस प्रश्न का 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 42%। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत है 42%। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रभाव उच्चतम है? निर्माण क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, ऑटोमोबाइल क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र। भारत के किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रभाव उच्चतम है? यह है सेवा क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? विमल जलान, अरविंद सुब्रमण्यम, रघुराम राजन, उर्जित पटेल। हालांकि ये प्रश्न जब पूछा गया था तो उसका आंसर उस आधार पर उर्जित पटेल होना था, लेकिन ये अभी वर्तमान में परिवर्तित हो गया है और अभी जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है ये शक्तिकांत दास। तो सही आंसर शक्तिकांत दास होगा। चलिए 28वां प्रश्न है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है? कृषि भूमि जोत का आकार है, आपको बताना है कितना है कृषि भूमि, सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 5 हेक्टेयर से ज़्यादा, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 हेक्टेयर से कम। 88 का सही आंसर होगा 1 हेक्टेयर से कम। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। ये जो ऑप्शन है आपको बताना है कि कौन इसमें वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रभाव, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 89 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में इक्विटी का विनिवेश। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए अब 90 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 90वां प्रश्न है भारत के अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? 1998, 1999, 2001 या फिर 2005। तो यहाँ पे 90 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। और फिर नेक्स्ट प्रश्न है शब्द संक्षेप TRIMS ट्रिम्स से क्या बनता है? व्यापार संबंधित आय उपाय, व्यापार संबंधित प्रोत्साहन उपाय, व्यापार संबंधित निवेश उपाय, व्यापार संबंधित अभिनव उपाय। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 91 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ट्रिम्स का फुल फॉर्म होता है, शब्द संक्षेप ट्रिम्स से बनता है व्यापार संबंधित निवेश उपाय। चलिए अगला प्रश्न है नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2000
1 जून 2014, 1 जनवरी 2015 या फिर 1 जून 2015। तो दोस्तों यहाँ पे 92 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 जनवरी 2015। दोस्तों 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग का स्थापना किया था। और नीति आयोग के अभी वर्तमान में सीईओ हैं अमिताभ कांत। आपको याद रखना है, नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत, और फिर इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और फिर अभी जो इसके अध्यक्ष हैं नीति आयोग के अध्यक्ष योजना आयोग के ही तरह इसके प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए 93, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? दिल्ली, पटना, भोपाल, जयपुर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा 93 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पटना। गुल्लक बच्चा बैंक है पटना में, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? 2010-11, 2011-12, 2012-13 या फिर 2013-14? उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, इसे बदलकर 2004-05 से बदलकर 2011-12 किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर? उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हालांकि दोस्तों मैं यहाँ पर 2011 की जनगणना से संबंधित एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे मैंने बिहार से जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उस वीडियो में मैंने संग्रहित किया है। उसका भी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए 96 नंबर प्रश्न है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है कितना है? न्यूनतम से द्वितीय, उच्चतम से द्वितीय, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा न्यूनतम से द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप 97 नंबर प्रश्न देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड? उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 97 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा बिहार। बिहार में प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है? न्यूनतम से द्वितीय, उच्चतम से द्वितीय, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 98 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा न्यूनतम। बिजली का उपभोग बिहार में प्रति व्यक्ति न्यूनतम है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश? उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 99 नंबर यहाँ पे प्रश्न जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई है? न्यूनतम से द्वितीय, उच्चतम से द्वितीय, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूनतम से द्वितीय। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई न्यूनतम से द्वितीय है। नेक्स्ट प्रश्न है, 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन? उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। 1000 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती थी? हालांकि यहाँ जो ये प्रश्न है 101 नंबर प्रश्न, 1000 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या कितनी थी? मेरे ख्याल से, मुझे ये तो एग्जैक्ट नहीं है पता कि शायद उस समय जनगणना होता था या नहीं होता था। ये कहना मुश्किल है कि उस समय कितनी जनसंख्या हुई हो गई विश्व की। तो मेरे ख्याल से तो उस समय जनगणना का कोई साधन नहीं था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर का आकलन करना उचित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का करेक्ट हम लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है?
मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, लाल सागर तथा पारस की खाड़ी, एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? रस्ट बाउल, ग्रेट लेक्स प्रदेश, अलाबामा प्रदेश, कैलिफोर्निया प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा पिट्सबर्ग प्रदेश। सही है ऑप्शन नंबर डी, रस बाउल पिट्सबर्ग प्रदेश से संबंधित है। चलिए अब चलते हैं 104 नंबर प्रश्न पे। 104 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अमर्त्य सेन से संबंधित है? मूल आवश्यकता उपागम, सक्षमता उपागम, आय उपागम, कल्याण उपागम। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सक्षमता उपागम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सक्षमता उपागम। ये अमर्त्य सेन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? साओ paulo, सेंटोस, रियो डी जेनेरो, ब्यूनस आयर्स। या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 105 का ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस। सेंटोस को कहवा पत्तन के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 107 का जो सही आंसर होगा वो होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी खास करके बाढ़ आती है उसी के द्वारा लाई जाती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। 108वां प्रश्न है, भारत में के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? 10%, 12%, 20% या फिर 22%। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन है इस प्रश्न का जो, उसके आधार पर इस प्रश्न का आंसर 108 का सही होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22%। 22% इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि भारत के विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान है 22%। अगला प्रश्न है, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? 1911, 1921, 1931, 1941। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 1921। डेमोग्राफिक डिवाइड के भी नाम से जाना जाता है भारत के जनसंख्या अध्ययन में। ये वर्ष है 1921। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 110वां प्रश्न, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ हैं? चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर है कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र का कारखाना है कोयम्बटूर में। चलिए 110वां हो गया। अब 111वें नंबर पर चलते हैं। 111वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा केरल। केरल रबड़ के उत्पादन में भारत में सबसे अग्रणी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, किसको जोड़ता है? कोट्टापुरम को कोल्लम से, सादिया को धुबरी से, हल्दिया को इलाहाबाद से, हल्दिया को कोलकाता से। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 112 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हल्दिया से इलाहाबाद। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान राज्य की खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन, सोना खनन, अब्रक खनन, लौह अयस्क खनन। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तांबा खनन। खेतरी बेल्ट तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतवा के पास गंगा में मिलती है? दोस्तों फतवा पटना के निकट है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतवा के पास गंगा में मिलती है? सोन, पुनपुन, शकरी, बालन। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इस प्रश्न का 114वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुनपुन नदी। पुनपुन नदी ही फतवा के पास गंगा में मिलता है।
अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? CWG, AW, CAW, CBW, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा CWG। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार के जलवायु CWG द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? काली मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 116वां का प्रश्न है ऑप्शन नंबर बी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? ये नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला जिला कौन सा है? सिवान, गया, वैशाली, पूर्णिया, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है बिहार में। तो इस प्रश्न का सही है ऑप्शन नंबर डी। चलिए 118वें प्रश्न पर चलते हैं। 118वां प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? कोसी नदी, सोन नदी, गंडक या फिर कमला नदी। तो यहाँ पे 118वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंडक नदी। त्रिवेणी नहर पर निर्मित है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? यह है गंडक नदी पर निर्मित। चलिए, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? मनेर, राजगीर, पावापुरी, जलान फोर्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जैन धर्म के प्रवर्तक जो थे महावीर स्वामी, ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। तो इसका जो मोक्ष स्थान था वो था ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा पावापुरी में इसकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, चूना पत्थर, लिथियम, बॉक्साइट, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कैमूर पठार जो प्रसिद्ध है ये है ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा चूना पत्थर के लिए। चूना पत्थर के लिए कैमूर का पठार प्रसिद्ध है, ये झारखंड में पड़ता है। चलिए अगला है, नहीं शायद कैमूर की पहाड़ी, तो माफी चाहूँगा, कैमूर की पहाड़ी ये बिहार में पड़ता है, कैमूर बिहार में। चलिए अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था जन क्रांति, हुंकार, कृषक समाचार, विद्रोही, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों 121वां का जो सही आंसर होगा वो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुंकार, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। चलिए अगला प्रश्न है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? रेवती नाग, यदुनाथ सरकार, सचिंद्र सान्याल, मजहरुल हक, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रविंद्रनाथ सान्याल। रविंद्रनाथ सान्याल ने ही 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी पटना में। सही आंसर है सचिंद्रनाथ सान्याल। तो अगला प्रश्न है, 1922-23 में मुंगेर किसान सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, KN सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि एक से अधिक। 123 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 124वां प्रश्न है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष वैनीपुरी, कर्पूरी ठाकुर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 124 नंबर आंसर होगा इसका सही ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है AN सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन प्रसाद मिश्र, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ये जो चारों है AN सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन मिश्र, ये सभी संविधान सभा के सदस्य थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस,
GS लाल, बहाव अली, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर है मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 1937 में जो प्रथम मंत्रिमंडल गठित हुआ था बिहार में, उसका जो नेतृत्व किया था ये मोहम्मद यूनुस ने किया था। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो, लियाकत अली खान, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर है भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। इसका ऑप्शन मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ इस प्रश्न का आंसर मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें मुझे सस्पेंस है। अगला प्रश्न है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग, WC बनर्जी, तैयब जी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ने ही बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी और ये इसके पहले अध्यक्ष भी थे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स का स्थापना किसने किया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किया गया था। सही है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? यहाँ पे घोषणा पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, ना कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। ये दोनों में काफ़ी अंतर है। बंगाल विभाजन की घोषणा और बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये दोनों में काफ़ी अंतर है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 132वां प्रश्न देखते हैं क्या। 132वां प्रश्न है, कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह, भगत सिंह, मनमथ नाथ, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों यहाँ पर 132 नंबर जो प्रश्न है उसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मदन लाल धिंगरा। मदन लाल धिंगरा को ही कर्नल वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड का सजा दिया गया था। सही आंसर है मदन लाल धिंगरा। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, अधिनियम 1919, अधिनियम 1935, अधिनियम 1947 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर इसमें से एक से अधिक। तो यहाँ पे इस प्रश्न का 133 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन हुआ है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सभी में भाग लिया, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो दोस्तों मैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूं। गोलमेज सम्मेलन, ये 3 बार अभी तक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ है और तीनों बार गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ है। एकमात्र ऐसी भारतीय महिला जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है वो है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने सिर्फ तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1922, 1924, 1928 या फिर 1930। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1924, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, बेलगांव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1924 का अधिवेशन का अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी ने। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैंथिक लॉरेंस, वेवेल, स्टेफोर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा 136 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेवेल।
बेवेल जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? मोहम्मद जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, खफी खां, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है रहमत अली। रहमत अली ने नाउ और नेवर पैम्पलेट लिखा था। चलिए अगला प्रश्न है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, कर्जन, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? ये थे विलियम बेंटिक। इन्हीं के द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिक। 139वां प्रश्न है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1850, 1895, 1900, 1905, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1900। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? महात्मा गांधी, JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, GB पंत, सरदार पटेल। तो इस प्रश्न का जो 140वां प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी अध्यक्षता में ही राज्य विभाग की स्थापना किया गया था। तो ये यहाँ तक 140 प्रश्न जो था ये GK से संबंधित था, जिसमें कुछ करेंट अफेयर्स के भी प्रश्न थे। प्रश्न जो था ये काफ़ी मॉडरेट लेवल का था, ज़्यादा कठिन भी नहीं था। तो यहाँ पे आप 10 प्रश्न जो है 140 से लेकर 150 तक ये सारे प्रश्न मैथमेटिक्स से संबंधित हैं। तो इन सारे प्रश्नों को मैं यहाँ नहीं बताने वाला। अगर आप लोग कहेंगे तो इसे भी मैं सॉल्व करके अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं कि मुझे ये प्रश्न बनाना चाहिए या फिर नहीं। और दोस्तों एक बात ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हैं जिस तरह मैंने 63वीं BPSC ये जो प्रारंभिक परीक्षा के सारे प्रश्नों का आंसर आप लोगों के साथ साझा किया, अगर इसमें किसी भी प्रकार का सुधार चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। या फिर आप चाहते हैं इस सीरीज़ को मैं और भी आगे बढ़ाऊं, 38वीं से लेकर 64वीं तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी को मैं एक एक वीडियो में अलग अलग सेपरेट करके आपके साथ चैनल पे अपलोड करूं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे करना चाहिए या नहीं। अगर मुझे आप लोग अपनी राय देंगे तो मैं आने वाले दिनों में और भी इस चैनल पे इस तरह का वीडियो अपलोड करूंगा। और मेंस का जो हमारा सीरीज चल रहा है वो हमेशा चलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह जैसे मैंने एक वीडियो में 63वीं BPSC का सारे प्रश्नों को एक साथ डाला है, अगर आप चाहते हैं इसी तरह 38वीं से लेकर 64वीं तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी का एक एक वीडियो में डालता रहूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आंसर मैच करना है तो प्लीज़ इधर से आप आंसर मैच कर सकते हैं। आंसर इधर दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।